हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 35वां वीडियो है। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से हैं, इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं, मेरी खुद की नहीं है। टॉपिक आज का है एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, शुष्क और अर्धशुष्कीय भू आकार की। ठीक है, हम लोग जल के बारे में पढ़ चुके हैं, बहते जल के बारे में पढ़ चुके हैं, समुद्री जल के बारे में पढ़ चुके हैं, ज़मीन के नीचे भूमिगत जल के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हवा का नहीं पढ़ा है और अभी बर्फ़ का नहीं पढ़ा है, बर्फ़ का आगे पढ़ेंगे, अभी हवा समझ लेते हैं। हवा का पढ़ने के लिए हम लोग एरिड लोकेशन को पढ़ते हैं, शुष्क क्षेत्रों को पढ़ते हैं। क्यों शुष्क क्षेत्रों में पढ़ते हैं? क्योंकि जो हवा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से चलती है। वेजिटेशन नहीं होता है, मैदान होता है, साफ़ होता है, हवा को बहने का मौका मिल जाता है। जब हवा बहती है तो गति से बहती है वहाँ पे, और बारिश कम होती है तो जो जल है वो अपर्दन कर भी नहीं पाता है। तो सारा खेल अपर्दन का जो होता है वो हवा करती है। दूसरी एक फ़ायदा ये है हवा का कि वहाँ पे चट्टानें अपने आप बुरबुरी होने लगती हैं, धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, चट्टानें टूटती हैं, तो वो जो मटेरियल होता है वो काफ़ी मुलायम सॉफ्ट हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, तो हवा को उड़ाने में भी आसानी होती है। धूल भरी आंधियाँ चलना आम बात है एरिड और सेमी एरिड रीजन में, इसलिए हम लोग एरिड और सेमी एरिड को पढ़ने जा रहे हैं हवा के अपर्दन की गणना करने के लिए। हम लोग समझ लेते हैं एरिड रीजन क्या होते हैं। एरिड रीजन जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाए अगर 25 से बढ़ के, तो उसे हम लोग सेमी एरिड की श्रेणी में डाल देते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में। 4 भागों में डिवीज़न किया गया एक वर्ड मैप के द्वारा, आप देख सकते हैं कि कैसे हाइपर, ये मेरा फिंगर आज, तो हम लोग देख सकते हैं हाइपर एरिड है, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड रीजन। आप सारा देखेंगे पूरी तरीके से एकदम हाइपर एरिड है। इंडिया में अगर देखेंगे तो आपको थार मिल जाएगा हाइपर एरिड, आसपास का जो रीजन आपको देखेंगे वो सेमी एरिड मिल जाएगा। मैं अभी मेवात में हूँ और ये सेमी एरिड का हिस्सा है। तो ये ओवरऑल जो है डिस्क्रिप्शन था ओवरव्यू देने के लिए कि एरिड सेमी एरिड क्या होता है। आप दोबारा मैप देखिएगा विस्तार से, आपको स्लाइड मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डेजर्ट को समझ लेते हैं, हाइपर एरिड को डेजर्ट भी बोलते हैं। बेसिकली डेजर्ट तीन प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। कैसे? पहला रेगिस्तान, आप जब भी रेगिस्तान को इमेजिन करते हैं आपके सामने ऐसी तस्वीर ही आएगी। इस प्रकार के जो रेगिस्तान होते हैं जहाँ पर रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसे अर्ग बोलते हैं। अर्ग, अरबी भाषा में अर्ग का मतलब होता है सैंड ड्यून फील्ड, जहाँ पे जो बालू के स्तूप हों, बालू के जो टिब्बे हों वो बहुत सारी मात्रा में हों, तो उसे हम लोग अर्ग बोलते हैं, जहाँ पर रेत ही रेत है। अगर रेत नहीं है उसकी जगह पथरीला मरुस्थल है, छोटे छोटे बजरी कंकड़, चलना मुश्किल हो जाए, नुकीले पत्थर हों, है ना, कांटा, ड्राई कांटा टाइप हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? रेग मरुस्थल। रेग का ही पार्ट होता है हमादा, जहाँ पे आपको सिर्फ चट्टाने मिले। रेग में हो सकता है कुछ जगह ऐसी हों जहाँ पे चट्टाने ही चट्टाने हैं, तो उसे हम लोग हमादा बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले कि अगर अर्ग सपोज सारी रेत उड़ जाए और सिर्फ चट्टान ही चट्टान बचे हैं किसी जगहों पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं हमादा डेजर्ट। ये तीनों डेजर्ट कहीं ना कहीं आपको सहारा में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं सहारा के हिस्से में, जहाँ पर अपर्दन की दर जिस प्रकार की है। तो ये प्रकार इसका क्वेश्चन बनता है कई बार इस प्रकार का रेग, अर्ग और हमादा का, तो मैंने इसे स्लाइड में दिया है। लैंडफॉर्म को समझ लेते हैं, सेमी एरिड लैंडफॉर्म, एरिड लैंडफॉर्म के बारे में। भाई अगर जो लैंडफॉर्म है वो 2 टाइप का होता है, हम लोग जान पढ़ चुके हैं पिछले वाले लैंडफॉर्म को जो हम लोग पढ़ रहे थे। इरोजनल या तो डिपोजिशनल, या तो अपर्दन के बाद कुछ बन जाएगा, या जो मलबा अपर्दन से हुआ वो कहीं जम जाएगा तो कोई शेप बन जाएगा। कहीं ना कहीं बारिश भी होती है समुद्री जगहों रेगिस्तानों में या शुष्क क्षेत्रों में, तो कुछ ना कुछ उसका भी प्रभाव होता है। तो बाई वाटर से भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं और बाई विंड से भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, और कुछ डिपोजिशन होने लगता है जो लैंडफॉर्म बनते हैं। जो अगर वह बारिश की बात की जाए बाई वाटर, तो कई बार रिल इरोजन होता है, रिल बनते हैं, रिल एक लैंडफॉर्म बनता है, गली बनता है, रवीन बनता है, बेडलैंड टोपोग्राफी बनता है, बाल्सन बनता है, प्लाया बनता है, पेडिमेंट बनता है, बजाडा बनता है। बजाडा को हम लोग बोलते हैं, मेरे ख्याल में बजाडा एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, आई एम नॉट श्योर। इसको हम लोग थोड़ा आगे क्लियर कर लेंगे अगले कुछ वीडियोस में, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी फ़िलहाल आप इसे देख सकते हैं।
बाई विंड अगर हवा की बात की जाए तो डिफ्लेशन बेसिन्स बनते हैं, मशरूम रॉक्स बनती है, इंसलबर्ग बनते हैं, डिमोजेलस बनते हैं, यारडांग बनते हैं, ज्यूजेन बनते हैं, विंडोज और आर्क्स बनते हैं। और अगर डिपोजिशन की बात की जाए तो ये रिपल मार्क बनते हैं, सैंड ड्यून बनते हैं, कई टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, सीफ होता है, ट्रांसवर्स ड्यून होता है, बरखान, पैराबोलिक, स्टार ड्यून, और कुछ लोएस्ट डिपोजिशन भी होता है, वो भी हम लोग बनते हैं। तो ये प्रकार का जो है इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जिनको हम लोग थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से समझ लेते हैं और विस्तार से थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं ब्रीफ में। रिल की बात की जाए, रिल क्या होता है? रिल भाई बारिश हुई, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें बारिश होती है, कम होती है। अब बाकी क्षेत्रों में जो ह्यूमिड क्षेत्र होते हैं उनसे कम होती है, कम समय के लिए होती है, लेकिन बहुत ज़ोर से होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो जो बूंद होती है उसके वजन से भी मिट्टी पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक अपरदन होता है, जिसे हम लोग स्प्लैश इरोजन बोलते हैं, ठोकर से, बूंद से। कई बार जब बूंद का ठोकर लगती है और थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, पानी बहने के लिए अपना रास्ता ढूंढता है, तो रास्ता ढूंढने के लिए छोटी छोटी नालियां बना देता है। आपने कभी अपने मोहल्ले में भी देखा होगा कि जब बारिश होती है, मिट्टी है खासकर ज़मीन में, अगर कच्ची ज़मीन है, पकी हुई ज़मीन नहीं है, पक्की भूमि, तो छोटी छोटी नालियां अपने आप बन जाती हैं, पानी बहने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिल। ठीक है ना? ये आपको पिरनीज पर्वत का रिल दिख जाएगा वहाँ पे, सेमी एरिड रीजन स्पेन का। तो ये रिल है। अगर रिल को बड़ा कर दिया गया, मान लो पानी हो रहा, बारिश हो रहा है और रिल और चौड़ा हो जाए, तो अगर रिल बड़ा हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं गली। आप देख रहे हैं, ये छोटी नाली थी, अगर वो नाली बड़ी होकर नाला बन जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं गली। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ना? इसका चौड़ाई करीब 2 से 5 मीटर तक हो सकती है। तो इस प्रकार का जो है गली होता है। अगर मान लो गली भी बढ़ जाए, इतना बारिश हुआ या बार बार बारिश जब भी हो रहा है हर साल, और चूंकि वो जगह भर नहीं रही है और वो चौड़ी होते होते एक छोटी सी वैली बन जाए, असल में वैली नहीं होगी, वैली से छोटा हो और गली से बड़ा हो, तो इस प्रकार की जो रीजन होगा, इस प्रकार का जो लैंडफॉर्म होगा, उसे रवीन बोलेंगे, है ना? ये आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये इको रवीन है, शायद यूएस में है, नॉट श्योर। तो ये रवीन का उदाहरण है, रवीन मिल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए छोटी छोटी गली अगर बन रही हैं, छोटे छोटे रिल बन रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें उन छोटे छोटे रिल में कुछ गली भी बन जाएंगे। जब गली बन रहे हैं तो उन गली में कुछ रवीन भी बनेंगे। उन रवीन अगर बन रहे हैं तो बहुत सारे रवीन एक साथ होंगे कहीं ना कहीं। तो जब बहुत सारे रवीन एक साथ हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, और उसका दृश्य करीब करीब ऐसा होता है। भारत का जो रीजन है मिल जाएगा आपको, बुंदेलखंड रीजन, सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे आपको बहुत सारा बैडलैंड टोपोग्राफी मिल जाएगा। इसे हिंदी में बीहड़ बोलते हैं। आपने पान सिंह तोमर में देखा होगा, डायलॉग बोलता है कि पुलिस न पकड़े पाई। कारण यही है कि आपको इस जगहों पे पुलिस कैसे पकड़ पाएगी, जब ना तो गाड़ी चला पाओगे ना इस पे दौड़ पाओगे। जो यहाँ का है वही जानता है कि कैसे उसे सरवाइव करना है। तो अगर आपको सपोज मन करे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बनने का कुछ, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। और बालसन की बात कर लें, बालसन क्या होता है? बालसन असल में जो पर्वत है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पर्वत होते हैं। जैसे मैं मेवात में हूँ तो यहाँ रावली निकली है, पर्वत है। पर्वत के जो फूट है, जो हिल है, उसमें एक फूट प्लेन जो बनता है, जो फूट प्लेन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बालसन। ओके, इसे हम लोग बालसन बोलते हैं, फूट जो प्लेन बनता है। और यही है जो है बालसन आपके सामने। अगर बालसन में सपोज किसी कारण से पानी भर जाए, कैसे भरेगा? या तो किसी उस पहाड़ से कोई सरिता आई और उसने पानी भर दिया, या फिर कहीं दूसरी नदी कहीं लोकेशन से आई और उसने यहाँ पे पानी छोड़ दिया, किसी कारण से वहीं पे जाके सूख गई, तो उस प्रकार की छोटी सी लेक बन जाएगी, है ना? उसे हम लोग प्लाया लेक बोलेंगे। आपके सामने टेक्सास का उदाहरण है। टेक्सास आपने सुना होगा, राज्य है यूएसए का, और एक सैटेलाइट तस्वीर है, हेलीकॉप्टर से है। ये एक उदाहरण है एक प्लाया का। ये वेटलैंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं इकोलॉजिकल दृष्टि से, और इनसे नमक मिलता है हमें। जब सूख जाते हैं तो भारी मात्रा में हमें प्लाया लेक से नमक मिल जाता है। तो ये प्लाया है। ये जो डेजर्ट है, ये मैक्सिकन डेजर्ट है, जो ये प्लाया है, टेक्सास है, एक साउथ में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के दोनों कंट्री हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, टेक्सास राज्य और ये
नॉर्थ पार्ट जो है मैक्सिको का, ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, एरिड एंड सेमी एरिड। तो ये बाल्सन और प्राया का उदाहरण आपके सामने मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, पेडिमेंट को समझते हैं। पेडिमेंट और पीडोमोंट, इन दोनों को समझना बहुत आवश्यक है, एग्जाम में आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। पर्वत आप लोगों ने पढ़ा है, पर्वत जो स्लोप एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ी है कि कॉनकेव कन्वेक्स अलग अलग टाइप के स्लोप होते हैं, कैसे वो फ्री फॉल होता है, फिर धीरे धीरे स्लोप कम होता चला जाता है ना। एक लीनियर स्लोप होता है, फिर स्लोप धीरे से कॉनकेव हो जाता है, मतलब जेंटल स्लोप हो जाता है। तो जो जेंटल स्लोप होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके ऊपर का जो मलबा होता है वो हवा बहा देती है, और एक सीधा चिकना सा एक स्लोप बचता है किसी पहाड़ क्षेत्र का। वो जो चिकना सीधा स्लोप होता है, कभी आप चट्टानी जगहों पे देखें, अरावली पर्वत में देखें, कुछ जगहों पे आपको एक सीधा स्लोप मिलेगा जिसमें ना तो कोई वेजिटेशन होगा, ना कोई धूल मिट्टी होगी, चिकनी सी चट्टानें होंगी। उन चट्टान का जो स्लोप होगा उसे हम लोग बोलते हैं पेडीमेंट। ये पेडीमेंट होते हैं, पूरी तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। उस पेडीमेंट से चट्टानें बहेंगी, जो चट्टानें होंगी वो चट्टानी जो मलबा होगा वो जाहिर सी बात है जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं जमा होगा, जमा आगे कर दिया जाता है। आप अगर स्लोप एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉनकेव स्लोप किस तरीके से बनता है, मलबा ढाल जिसे हम लोग बोल देते हैं। हाँ, तो कैसे वो बनेगा, तो उसे हम लोग जो पेडीमेंट जो होगा, ये स्लोप होगा, इसका जो भी मलबा होगा वो आगे जमा हो जाएगा। तो जो आगे जमा होगा उसको हम लोग बोल देते हैं बजाडा, ठीक है ना। वो फूड प्लेन हो जाता है, और वो एक टाइप का इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, ना कि इरोजनल। वहां से मिट्टी बहा के उसे मैदान नहीं बनाया होता, जबकि कुछ जमा करके बनाया होता है। इसलिए मुझे वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा पिछली स्लाइड्स पे। और फिर भी अगर मुझे कंफ्यूजन होगा कि बजाडा किस तरीके का लैंडफॉर्म है, तो मैं कमेंट में इसे क्लियर कर दूंगा, तो आप इसे निश्चिंत रहिए। आप बाद में इस वीडियो के साथ में कमेंट भी देख लीजिएगा कि मैंने इसमें कुछ एडिटिंग की है इस वीडियो में या नहीं, क्योंकि मैं बार बार एडिट नहीं कर पाता हूँ, समय बहुत बर्बाद होता है। तो ये हो गया पेडीमेंट, और ये हो गया आगे का जो जमा हुआ, इसे हमने बोल दिया बजाडा, ठीक है ना। बजाडा और पेडीमेंट, इन दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग बोलते हैं पीडमोंट। ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों किस्म के लैंडफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से इरोजनल है ना पूरी तरीके से डिपोजिशनल है, इन दोनों का संयुक्त रूप को बोलते हैं पीडमोंट। बाकी इरोजनल है वो पूरी तरीके से पेडीमेंट है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन सी लैंडफॉर्म अपरदनात्मक लैंडफॉर्म है, और उसमें अपरदनात्मक या और इरोजनल, और उसमें पेडीमेंट का भी उदाहरण है और ऑप्शन है, और पीडमोंट का भी है, तो आप लगाएंगे पेडीमेंट। अगर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का उदाहरण ऑप्शन आता है और उसमें पेडीमेंट का ऑप्शन है और पीडमोंट का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है अगर ऑप्शन में, तो आप पीडमोंट लगा दीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, नेट के पेपर में कई बार आया है और लोग कंफ्यूज जाते हैं, पेडीमेंट लगाएं पीडमोंट लगाएं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आपके सामने तस्वीर है, आसानी से आप समझ पाएंगे इसे। तो ये हो गया पेडीमेंट एंड बजाडा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पे और गौर करते हैं। एलियन इरोजन होता है, इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। विंड इरोजन, हम लोगों ने फ्लूवियल इरोजन पढ़ा है, पूरा अच्छे से इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में पूरा वीडियो पढ़ा, हम लोग पता है कैसे कैसे इरोजन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है जल का। उसी तरीके से वायु का होता है, इसलिए मैंने इस पर बहुत विस्तार से बात नहीं की है। अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन, चूंकि हम लोग डिफ्लेशन प्लेन पढ़ने वाले हैं, इसलिए डिफ्लेशन, हवा आई, हवा ने कुछ मिट्टी को धूल को उड़ाया और आगे जमा कर दिया, यहाँ से उठा के वहां जमा कर दिया, ऐसे बोल दिया डिफ्लेशन, ठीक है ना। अगर बार बार उठा के आगे जा रही है, पटक पटक के ले जा रहे हैं धूल के कण को, तो उसे हम बोलते हैं साल्टेशन। अगर हवा में उठाया, कुछ पतले से हवा में कण थे जो जमीन में आए नहीं, हवा में सस्पेंशन के रूप में तैर रहे हैं, तो उसे सस्पेंशन बोलते हैं। अगर सपोज हवा में ही कुछ सस्पेंशन पार्टिकल हैं जो आपस में टकरा के महीन धूल बना रहे हैं या आपस में टकरा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एट्रिशन, सन्निघर्षण। और अगर लुढ़क के छोटे छोटे पत्थर चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्रीप। इस तरीके से विंड प्रोफाइल होती है। जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते हैं हवा की गति बढ़ने लगती है, सस्पेंशन ऊपर ज्यादा मिलता है, नीचे कम मिलता है। तो ये बेसिकली होता है एलियन इरोजन है, उसके अलग अलग जो प्रोसेस हैं, अलग अलग एजेंट हैं, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में।
बाकी क्वेश्चन कुछ बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि हवा में चट्टान के टुकड़े घूम रहे हैं। हवा जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़े हैं चट्टान के, उनमें क्रिया करेगी, उनमें इरोजन करेगी। जब इरोजन करेगी तो उनको शेप देगी, एक प्राकृतिक शेप देगी। उसको हम लोग बोलते हैं वेंटीफैक्ट्स, शायद वेंटीफैक्ट्स बोलते हैं, वेंटीफैक्ट्स शायद यही बोलते हैं। जब हवा क्रिया करती है चट्टानों के टुकड़ों से, उनको आकार देती है। सपोज उनमें एक फलक है, एक कोर है या एक एज है, तो अगर एक एज या एक नुकीला क्षेत्र बना दिया है किसी चट्टान पे किसी हवा ने छोटे से टुकड़े पे, तो उसे हम बोलते हैं ईंकांटर। अगर उसमें दो फलक बन गई, दो तरीके से उसे शेप दे दिया, तो उसे बोलते हैं ज़्यूगांटर। अगर उसको पिरामिड का शेप दे दिया किसी चट्टान के टुकड़े को, पिरामिड का शेप काफी कॉमन है, जहां से तीन तरफ से हवा मान लो चली, तीन तरफ से तीन फलक बन गए किसी चट्टान के टुकड़े में, तो उसे हम लोग ड्राई कांटर बोलते हैं। बड़ा फेमस है क्योंकि देखने का शेप बड़ा अलग होता है, काफी डिफरेंट लगता है और फेमस भी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ड्राई कांटर किस तरीके का लैंडफॉर्म है, क्या है, तो आप बोल सकते हैं इरोजनल है, वर्टिफैक्ट्स है। कई बार हवा जो क्रिया करती है तो तीन जो है फलक बन जाते हैं। देखिए आपको फलक, एक फलक ये तीन कोर है, एक कोर ये ऊपर एक कोर है और एक ये कोर है, तीन कोर, इसको ड्राई कांटर। अगर इसमें दो कोर होते तो जी कांटर बोलते, तीन एक कोर होता तो इसे ई कांटर बोलते। आप देखेंगे ये वेस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक सामग्री है, उन्होंने कहीं रेगिस्तान से प्राप्त किया होगा। आप देखेंगे सिक्के के टुकड़े, जो सिक्का है उस सिक्के से कितना बड़ा है, उसका एक मतलब उसका आकार का अंदाजा लगाने के लिए सिक्का रखा गया है। तो ये हो गया ड्राई कांटर के बारे में। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसे एक स्लाइड के रूप में रख दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं डिफ्लेशन बेसिन की। डिफ्लेशन बेसिन, हवा थी, हवा बही, हवा ने कुछ उठा दिया, कुछ रेत को और आगे जमा कर दिया और एक गड्ढा कर दिया, डिफ्लेशन कर दिया, उस डिफ्लेशन में एक बेसिन बन गया, उसे डिफ्लेशन बेसिन कर दिया गया, तो उसे डिफ्लेशन बेसिन बोल सकते हैं। आपके सामने रेगिस्तान सहारा का आपके सामने ये उदाहरण है। मशरूम रॉक बड़ी फेमस होती, मशरूम रॉक क्यों? सपोज ये चट्टान का एक टुकड़ा होगा, एक पूरी चट्टान होगी, नीचे वाली जो चट्टान का टुकड़ा होगा उसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो मुलायम चट्टानों से बना होगा, ऊपर वाला कठोर चट्टानों से। मुलायम चट्टानों को हवा ने जल्दी काट दिया, कठोर चट्टानों को काट नहीं पाई। डिफरेंशियल इरोजन के कारण ऊपर की चट्टान मोटी रह गई, नीचे की होगी पतली और देखने में मशरूम जैसा लगने लगा। इसे बोल दिया आपने मशरूम रॉक। मशरूम रॉक कहाँ की है? सऊदी अरेबिया का है। और डिफ्लेशन बेसिन ये सहारा का है, ये तस्वीर वहाँ की है, इसलिए मैंने इसे डाला है नीचे कैप्शन में। इंसेलबर्ग हम लोगों ने पढ़ा है जब लोग इरोजनल साइकिल ऑफ इरोजन पढ़े थे कि जब हम लोग जब कोई भी स्थलाकृति कोई भी क्षेत्र होता है वो जब संप्राय मैदान का रूप धारण करता है, पेडी प्लेन बनता है, पेनी प्लेन या जो भी आप एच प्लेन, जिस प्रकार के प्लेन बोलना चाहें अलग अलग लोकेशन पे, तो इसे जो रेगिस्तानी जगह होती है उसे हम लोग एरिड या सेमी एरिड होता है उसे पेडी प्लेन बोलते हैं उन जगहों को। तो जब बनते हैं तो जो जगह होती है वहाँ पे कई बार कुछ सॉलिड कुछ कठोर चट्टान के टुकड़े रह जाते हैं जिनका अपर्दन हवा नहीं कर पाती, जो छोटे छोटे टीलों के रूप में बने रहते हैं, बाकी मैदान हो जाता है संप्राय मैदान। तो जो छोटे छोटे टीले होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंसेलबर्ग। इस पे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आपके सामने सहारा का एक इंसेलबर्ग का उदाहरण है। दूसरा है डेमोसेलस। डेमोसेलस क्या होता है? सपोज आपके पास एक, ऐसे जूम कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक एरिया है, वहां पे कोई ऐसी चट्टान है जो कठोर चट्टान है और एक पिलर के रूप में खड़ी है। सपोज कठोर चट्टान है लेकिन वो पूरी तरीके से जमीन थी, कुछ मुलायम चट्टाने हैं, कुछ कठोर चट्टाने हैं और कुछ कठोर चट्टाने ऐसी हैं जो पिलर के रूप में कहीं ना कहीं दबी रही। हवा चली और मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो गया, कठोर चट्टाने बनी रही खंभों के रूप में, तो उसे हम लोगों ने बोल दिया डेमोसेलस। ठीक है ना। अगर वो डेमोसेलस जो है वो पतला, मतलब अगर ये चट्टाने पतली पतली हैं तो उसे डेमोसेलस बोलते हैं या हुडूस भी बोलते हैं। इसका पूरा पार्क है उटाह में, जो है आपको यूएस में मिल जाएगा। अगर ये डेमोसेलस पतले नहीं है, मतलब ये जो चट्टाने हैं ये जो पिलर के रूप में नहीं, पतले नहीं है, सपोज मोटी मोटी जगहों पे काफी मोटी मोटी कठोर चट्टाने थी, कहीं मोटी सेडिमेंट्री रॉक थी, मुलायम चट्टाने थी, तो मोटी चट्टाने का पर्दन नहीं हो पाया, पतली चट्टानों को हो गया, तो इस टाइप की जो स्थलाकृति होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं यारडांग। तो ये डिफरेंस होता है डेमोसेलस में यारडांग में। प्रोसेस एक ही होता है। डेमोसेलस जो होता है उनमें जो चट्टान होती है कठोर चट्टाने, वो उनका जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है। आपके सामने आप देखेंगे ये पिलर के रूप में, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सेडिमेंट्री या मुलायम चट्टाने भरी होंगी, हवा ने उड़ा दिया और ये बची पिलर के रूप में आपके सामने डेमोसेलस दिख रहा है।
ज्यूजेंट यारडांग की बात करें तो जैसे मैंने यारडांग के बारे में बताया, आप ये देखिए हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हवा चली, देखिए विंड का जो है डायरेक्शन ये था, हवा चली और हवा चलने से क्या हुआ कि हार्ड रॉक का अपर्दन नहीं हुआ, सॉफ्ट का हुआ, हार्ड का कम हुआ, सॉफ्ट का हुआ, और इस तरीके का जो है शेप बन जाएगा। बस में हार्ड रॉक की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो ये इस तरीके से पिलर के रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे किसी भी एरिया में, इसे यारडांग बोलते हैं। अगर ज्यूजेन की बात की जाए तो हार्ड रॉक, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक, उसके नीचे हार्ड रॉक, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक। क्वेश्चन बहुत आता है यारडांग में किस तरीके से चट्टानों का होता है बंटवारा, तो आप बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है ना। अगर आप ज्यूजेन से पूछेंगे तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये इसमें हवा चली और ऊपर का कुछ, चूंकि हवा चलेगी जाहिर सी बात ऊपर हार्ड रॉक है तो जाहिर सी बात सबसे पहले हार्ड का ही इरोजन होगा, तो जैसे हार्ड का इरोजन हो जाएगा तुरंत सॉफ्ट का बहुत गति से इरोजन शुरू हो जाएगा, फिर सॉफ्ट का इरोजन पूरा हो जाएगा, फिर आखिरी में हार्ड का इरोजन शुरू होगा। तो इस ज्यूजेन और यारडांग में डिफरेंस है, ये लैंडफॉर्म है, आप इसे समझ सकते हैं। तस्वीर के माध्यम नहीं दिया मैंने, इसीलिए थोड़ा ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन उससे बनता है, ग्राफ से किस तरीके का बंटवारा होता है चट्टानों का। विंडोज क्या होता है, आर्क्स, आप देखेंगे कई बार खिड़कियां बन जाती हैं, चट्टाने हैं, चट्टानों में क्या हुआ कि कुछ बीच की लेयर पतली थी, या तो मुलायम चट्टान थी या कठोर चट्टान मुलायम पतली लेयर की थी, हवा इतनी चली कि बीच की चट्टानों काट दिया और आपके सामने एक आर्क का रूप ले लिया है ना, एक मेहराब का रूप। तो इस प्रकार की चट्टान को, इस प्रकार के डिजाइन को आप बोल दें आर्क या विंडो, खिड़की बोल देंगे। अगर मान लीजिए ये आर्क बड़ा होता, जैसे ये तो छोटी जगह पे ऐसे बना, मान लीजिए आर्क बहुत बड़ा होता तो ऊपर एक ब्रिज जैसा बन जाता, तो उसे विंड ब्रिज भी बोल सकते थे। तो इस टाइप का लैंडफॉर्म बन जाता है। ये कहाँ का है, ये उटाह का है, वहीं का। तो ये आपके सामने आर्क्स नेशनल पार्क करके है उटाह में, तो आपको वहाँ बहुत सारे आर्क मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। हम लोगों ने पढ़ लिया इरोजनल, हवा के, पानी के, हम लोग सारे डिपोजिशनल पढ़ते हैं। रिपल मार्क, सीधा सीधा आपके सामने रिपल मार्क का ये उदाहरण है, ये अफ्रीका, अल्जीरिया या सहारा का रिपल मार्क है। देखिए कभी आपने किसी नदी के किनारे बैठिए या किसी झील या तालाब किनारे और हवा चल रही हो, तो आप कभी पानी को देखेंगे तो पानी इसी शेप में होता है जिस शेप में आपके सामने तस्वीर है। रिपल्स बनते हैं। पानी चूंकि बहता है, उसका कोई आकार नहीं धारण कर सकता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जैसे हवा बंद होती है वो प्लेन हो जाता है। लेकिन जो रेत होती है, हवा चलने के बाद वो जो रिपल्स बनते हैं वो खत्म नहीं होते, तो इन्हें रिपल बोलते हैं, ठीक है ना। हवा की जो दिशा होती है उस दिशा के 90 डिग्री में इनकी लंबाई होती है, मतलब ट्रांसवर्स रूप में बनते हैं और ये रिपल होते हैं, आपके सामने रिपल्स हैं, ठीक है ना। इसे रिपल मार्क बोलते हैं। ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है और रेगिस्तान में ये कॉमन है। जहाँ रेगिस्तान है आपको ये रिपल हर जगह दिखाई पड़ेगा। आप इसको देख कर ही रेगिस्तान का अंदाजा लगाते हैं। आप अगर आपसे बोला भी जाए, आप एक बार रेगिस्तान को इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको ये तस्वीर आपके दिमाग में आएगी ज़रूर, क्योंकि रिपल मार्क है। ये बहुत मतलब एक बोल सकते हैं। अब सैंड ड्यून के बारे में बात करते हैं। सैंड ड्यून, जो सैंड मतलब बालू के जो गुंबद बनते हैं वो क्या होते हैं, सैंड ड्यून किस तरीके बनते हैं, किस प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। भाई गुंबद बन जाए अगर बालू का, तो जाहिर सी बात है वो सैंड ड्यून होगा। टाइप अलग अलग होते हैं, हवा की दिशा के अनुरूप जिस प्रकार से बनते हैं उस हिसाब से हम लोग उन्हें उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। बरखान होता है सैंड ड्यून, किस तरीके का होता है, आपके सामने बरखान का ये उदाहरण है, एक तस्वीर है बरखान की। एक सेकंड, सॉरी प्लीज, आपके सामने एक बरखान का उदाहरण है। ये हवा की दिशा जा रही है ऐसे, और बरखान का जो जेंटल स्लोप है, जो कॉनकेव स्लोप है, वो हवा की दिशा में है, और जो कॉन्वेक्स स्लोप है वो हवा के विपरीत दिशा में आपके सामने दिख रहा है। ये इसे बरखान बोलते हैं। जो हवा चलती है तो कुछ जो रेत होती है वो हवा के द्वारा आगे दबती है, और आगे का जो हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स बन जाता है, पीछे कॉनकेव बन जाता है। तो इस टाइप के जो स्लोप होते हैं उन्हें हम लोग बरखान बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं, बरखान ड्यून्स बोलते हैं। अगर हवा चल रही है और हवा की ही दिशा में, सपोज हवा ऐसे चल रही है और हवा की दिशा में ही कुछ रिपल बन रहे हैं और रिपल बड़े होकर ड्यून्स का रूप ले लिया, तो उसे लीनियर ड्यून्स बोलते हैं। इन्हीं लीनियर ड्यून को लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं, और कई बार इन्हें सीफ भी बोलते हैं। अभी हम लोग आगे समझ लेंगे। जो सीफ होते हैं ये रेगिस्तान के हाईवे होते हैं। कैसे होते हैं अभी आगे बात करेंगे। ट्रांसवर्स ड्यून, अगर हवा ऐसे चल रही है और जो ड्यून बन रहे हैं वो इस लंबाई में बन रहे हैं, तो इस प्रकार के ट्रांसवर्स ड्यून बनेंगे। और रिपल्स
की जो दिशा है वो ट्रांसवर्ब होती है हवा की दिशा से, 90 डिग्री पे होती है, तो ये ट्रांसवर्ब ड्यून होता है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि ट्रांसवर्ब ड्यून में हवा की दिशा क्या होती है, बरखान में किस तरीके का स्लोप होता है, कौन सा जेंटल स्लोप होता है, कौन सा कॉन्वेक्स स्लोप होता है, कौन सा कॉनकेव होता है। लीनियर वाले में, लॉन्गिट्यूडनल में भी क्वेश्चन हवा की दिशा से ज़्यादातर ही बनते हैं, इसीलिए मैंने इसका ग्राफिकल फॉर्म देना उचित समझा, ना कि तस्वीर के माध्यम से। पैराबोलिक आपके सामने है कि अगर बरखान की जो दिशा है हवा में उधर है और कॉन्वेक्स स्लोप इधर बन रहा है, कॉनकेव स्लोप इधर बन रहा है, अगर कॉनकेव उधर बने हवा की दिशा के विपरीत दिशा में और हवा की दिशा में ही कॉन्वेक्स बन जाए, मतलब बरखान के उल्टा बन जाए, तो उसे पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं। स्टार ड्यून, 3 दिशा से हवा आ रही है और 3 दिशा से हवा आके कहीं ना कहीं स्टार का रूप बना दिया, आप देखेंगे तो उसे स्टार ड्यून बोलते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जो बरखान होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ये जो मोटाई आप देख रहे हैं समाप्त होने लगती है और कहीं ना कहीं ट्रांसवर्ब के रूप में आने लगते हैं, तो उसे जो ऐसा बोलते हैं बरखान ड्यून बोल देंगे जो ट्रांसवर्ब बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बरखान की सेकेंड स्टेज में ज़्यादातर जो ड्यून है वो ट्रांसवर्ब बनने लगते हैं। ये है सैंड ड्यून। इसको थोड़ा सा, बरखान सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसके अलग स्लाइड बना दिया हूँ। आप देखेंगे बरखान, यहाँ पे जो है सैंड एवेलांच आने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि स्टीप स्लोप होता है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है। हवा की दिशा जो है, विंड डायरेक्शन आप देखेंगे ऐसे जा रही है, और जो इधर का स्लोप है हवा की दिशा के विपरीत में उसे कॉनकेव बोलेंगे, जो हवा की दिशा में है वो जो हवा की दिशा में उसे कॉनकेव बोलेंगे, जो हवा के विपरीत दिशा में उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। करीब करीब 34 डिग्री का इंक्लिनेशन या इंक्लाइन होता है, एंगल बनता है एक बरखान में, जो ये बनते हैं चांद के रूप में धारण करते हैं बरखान ड्यून, है ना। तो आप ये और ड्यून का मूवमेंट होता है इस दिशा में क्योंकि हवा की दिशा भी ये बरखान ड्यून लगातार अब गति करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं समय के साथ में। इनकी गति क्या होती है इसके बारे में मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि मेरे दिमाग में अभी इसका आंसर नहीं है, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन सेल्फ ड्यून सीफ ड्यून हम लोगों ने पढ़ा बरखान और लीनियर, हवा की दिशा चल रही है और बन रहे हैं अलग तरीके से ट्रांसवर्ब के रूप में। अगर हवा की दिशा ऐसे है और ड्यून भी सीधा बन रहा है लंबाई में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीफ या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। इस प्रकार का आप देखेंगे हवा जो है आगे की तरफ चल रही होगी लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे, और हवा ऐसे चल रही है, वो भी आगे की स्लोप बन गया, आगे के रूप में फैल गया जाके आगे दूर तक, और नोक ऊपर कोर रहेगा, नोक रहेगा। फायदा क्या रहेगा कि हवा भी ऐसे चल रही है और ड्यून भी ऐसे जा रहा है। सपोज आपको यहाँ से वहाँ जाना है, हवा की दिशा मिलेगी आपको, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, सीधा सीधा इसका रास्ता मिल जाएगा, ऊंचाई से आप इसके ऊपर होते हुए सीधा सीधा चल सकते हैं, आपको हवा मिलेगी, सपोर्ट करेगी आपकी मंजिल तक पहुंचने में। इसीलिए जो बर्बर लोग हैं या रेगिस्तानी के जो ट्रेवलर होते हैं, ऊँट पे चलते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं चलने की सीफ में, इसीलिए इसको हाईवे बोलते हैं, रेगिस्तान का सीफ। लॉन्गिट्यूडनल लैंड होता है, ड्यून होता है, हवा की दिशा के पैरेलल होता है। बरखान हवा की दिशा के पैरेलल नहीं होता है, और उसका जो कॉनकेव स्लोप होता है वो हवा की दिशा में होता है, कॉन्वेक्स के अपोजिट होता है, पैराबोलिक में इसका अपोजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी एग्जाम के लिए, और सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आखिरी में लोएस्ट डिपोजिशन आता है। सपोज एरिड लोकेशन थी, भाई ये रेगिस्तान है, उसके बगल में कहीं ना कहीं सही जगह होगी, है ना, बढ़िया एलुवियल लैंड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये रेगिस्तानी का क्षेत्र है, मान लीजिए पश्चिम में निकल जाएंगे, राजस्थान है मेरे, और ये भी कुछ सेमी एरिड हो गया है। अब रेगिस्तान से, राजस्थान से कुछ ना कुछ धूल उड़ेगी, धूल उड़ के कहाँ जमा होगी, इधर मेरे पूर्व में पलवल पड़ता है, पुराना मथुरा का कुछ रीजन है, कुछ धूल जो उपजाऊ जमीन होगी पलवल की, वहां पे रेगिस्तान की धूल उड़ के पहुंच जाएगी हवा से, जाहिर सी बात है। उड़ी हुई रेगिस्तान की धूल किसी उपजाऊ जगह पर पहुंचकर एक मिट्टी की लेयर बना देती है पतली, उसे हम लोग लोएस्ट बोलते हैं, लोएस्ट डिपोजिशन। ये मिट्टी खासे दिए उपजाऊ बहुत होती है, बशर्ते इसे पानी दिया जाए। ऐसे डिपोजिशन आपको चाइना में बहुत सारे मिल जाएंगे, चाइना में, और ये जो मिसौरी रिवर है यूएसए में, और येलो रिवर जो चाइना की सबसे मोटा डिपोजिशन आपको मिलेगा, और ये डिपोजिशन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आसपास रेगिस्तान में होगा। भारत में अभी उस प्रकार का डिपोजिशन नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी है कारण, अरावली बीच में आ जाता है शायद इसलिए।
लेकिन ये जो आपको लोएस का मैदान आपको मिलेगा उपजाऊ भूमि चाइना की या यूएस की, या आप देखेंगे न्यूजीलैंड में मिल जाएगा, क्यों, ऑस्ट्रेलिया से उड़ के पहुंचा हुआ लोएस। तो ये लोएस बोलते हैं क्योंकि एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, चूँकि वो मिट्टी है लेकिन उसको हम लोग लैंडफॉर्म के रूप में इसमें पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग उसे मिट्टी के रूप में पढ़ते हैं। लोएस मृदा उर्वरकता उसकी काफ़ी अच्छी होती है अगर पानी दिया जाए सही से तो। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। कोई सवाल है आप कमेंट में करिए। धन्यवाद।